एकादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिक्कों का निकृष्टीकरण यानी कि डिबेसमेंट ऑफ कॉइन्स। देखिए, देश के विधान के अंतर्गत प्रत्येक सिक्के की तौल और उसकी शुद्धता निर्धारित कर दी गई है। जब सिक्कों की वास्तविक तौल व शुद्धता इनकी पूर्व निर्धारित तौल व शुद्धता से कम रह जाती है तो इसे सिक्कों का निकृष्टीकरण बोलते हैं। या यूँ कह लें कि ये मान लिया जाता है कि ये सिक्के अब उतने अच्छे नहीं रहे, उत्कृष्ट नहीं रहे तो निकृष्ट हो गए। निकृष्ट सिक्कों की धातु का वास्तविक मूल्य उनके प्रमाणिक मूल्य से कम हो जाता है। ठीक है, प्रमाणिक मूल्य वो मूल्य होता है जो उन पे अंकित होता है, जो छपा हुआ होता है। ठीक है, और वास्तविक मूल्य यानी कि जो उनका धातु मूल्य है, वस्तुगत मूल्य भी उसे हम बोलते हैं। जैसे कि मान लिया चांदी का कोई सिक्का है तो चांदी के तौर पे जो उसका वजन है वो उसका जितना मूल्य है वो उसका वास्तविक या वस्तुगत मूल्य होता है। ठीक, तो जो निर्धारित मूल्य है अगर वास्तविक मूल्य से कम हो जाए तो जो अंतर होगा वो अंतर निकृष्टीकरण के कारण होता है। निकृष्टीकरण के कारण कौन कौन से होते हैं ज़रा सा देख लीजिए। इसके प्रमुख कारणों में है टकसाल में असावधानी। अगर सरकारी अधिकारियों की असावधानी हो जाए तो सिक्के टकसाल से ही निकृष्ट बनते हैं। बेईमान व्यक्तियों के कार्यकलाप, बहुत सारे बेईमान लोग होते हैं जो घिस लेते हैं सिक्कों को, सोने और चांदी के सिक्कों को घिसने का कार्य भी करना ये करते हैं लोग। ये भी अनुचित कार्य है, इससे भी सिक्के निकृष्ट हो जाते हैं। और मिश्रित धातु के सिक्के ढालना, सरकार भी शुद्ध धातु को निकालकर मिश्रित धातु के निकृष्ट सिक्के ढालती है। तो ये निकृष्टीकरण के कुछ कारण हैं। इसके ढंग की अगर हम बात करें तो सरकार जब स्वयं निकृष्टीकरण करती है तो इसको सरकार द्वारा निकृष्टीकरण कहा जाता है। इसमें सरकार बहुमूल्य धातु की मात्रा को कम करती चली जाती है और निकृष्ट धातुओं को उसमें बढ़ाती चली जाती है। सिक्कों की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए महंगी धातुएं तो उतनी उपलब्ध है नहीं, तो उसमें सस्ती धातुएं मिला दी जाती हैं। बहुमूल्य धातु की कमी होने पर भी निकृष्टीकरण अपनाया जाता है सरकार के द्वारा एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। सरकारी आय में वृद्धि करने के लिए भी ऐसा होता है और सिक्कों के निर्यात को रोकने के लिए भी सरकारें ऐसा करती हैं। ठीक है, बहुत बार सरकार के अलावा कुछ बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति भी होते हैं, वह भी निकृष्टीकरण का कार्य सिक्कों का करते हैं। तो ये कोई ऐसा कार्य नहीं है लेकिन ये हो जाता है उनके ज़रिए, जैसे कि सिक्कों के किनारे काट लेना। ठीक है, सिक्कों को खुरच कर या रगड़ कर बड़ी चतुराई से उनके किनारों से धातु निकाल ली जाती है। और इस धोखेबाजी को रोकने के लिए आजकल सिक्कों के किनारों पे सरकार धारियाँ बनाती है। अतिश्रमण या जलाई, स्वीटिंग, तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ में सिक्कों को डालकर उनकी मूल्यवान धातु निकाल ली जाती है। इस कार्य को सिक्का जलाई भी कहा जाता है। अपघर्षण एक शब्द होता है, अब्रेशन इसे बोलते हैं। सिक्कों को किसी थैली में डालकर फिर ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाया जाता है, जिससे आपस में रगड़ने या घिसने से जो धातु के छोटे छोटे कण हैं वो अलग हो जाते हैं। इस बुराई को रोकने के लिए सिक्के अब मिश्रित धातु के बनाए जाने लगे हैं। जाली सिक्के, काउंटर फीटिंग, कुछ बेईमान व्यक्ति जाली सिक्के ढालकर प्रचलन में उन्हें ले आते हैं। आकार में तो ये सिक्के सरकारी सिक्कों जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें शुद्ध धातु की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये जो सिक्कों का निकृष्टीकरण है ये उपयुक्त सभी क्रियाओं के माध्यम से होता है। ये उस समय बहुत प्रचलन में थी जब स्वर्ण और चांदी के सिक्के चला करते थे। अब जब सरकार स्वयं ही गिलट और सस्ती धातुओं के सिक्के चलाती है तो अब ये जो निकृष्टीकरण है ये किसी भी तरह से न तो जनता के लिए न सरकार के लिए ये लाभप्रद नहीं रहा है। तो अब इस तरह की संभावनाएं निरंतर घट गई हैं। सवाल ये आता है कि हम तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु मुद्रा, इसमें आदर्श मुद्रा जो है उसके गुण क्या हैं? आदर्श मुद्रा पदार्थ के गुण क्या है, यानी कि किस मटेरियल का आप कॉइन बनाएं, ये आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक आदर्श मुद्रा पदार्थ उसे कहा जाता है जो विनिमय माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय तथा स्थगित भुगतान का प्रमाप, इन चारों मुद्रा के कार्यों को सुचारू रूप से करने की क्षमता रखता है। ऐसे अच्छे मुद्रा पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक तो परिचयता, ऐसी पदार्थ को आप चुनें जिससे लोग परिचित हों, जिसको आसानी से लोग जांच सकें, उसके लक्षणों से परिचित हों, ये देख सकें कि वो सही है कि नहीं। जैसे सोना और चांदी, इनके लक्षणों से, इनकी विशेषताओं से लोग परिचित हैं, तो इसीलिए ये बतौर मेटल मटेरियल ये अच्छा माना जाता है कि सोने या चांदी के सिक्के बने। लेकिन हीरे के अगर आप सिक्के बना लें तो उसको परखना आसान नहीं होगा।
तो वो परिचयता के अभाव में बतौर आदर्श मुद्रा पदार्थ पिछड़ जाएगा, जबकि हीरा कहीं गुना महंगा है सोने और चांदी से। दूसरी बात आती है उपयोगिता। जिस पदार्थ की मुद्रा बनाई जाए वो स्वयं में भी कुछ ना कुछ उपयोगी होना चाहिए। जिस मुद्रा पदार्थ में वस्तु के रूप में कोई उपयोगिता नहीं होती उसे सर्वमान्यता का गुण नहीं होता। इस दृष्टि से स्वर्ण तथा चांदी अच्छे मुद्रा पदार्थ होते हैं, क्योंकि दुर्लभता के कारण इनका एक अपना मूल्य होता है। इसे सभी देशों में स्वीकार किया जाता है। कागज़ एक अच्छा मुद्रा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपना मूल्य नहीं होता। आंतरिक मूल्य का मतलब वास्तविक मूल्य नहीं होता, लेकिन इसका अंकित मूल्य कहीं गुना ज़्यादा होता है। पत्र मुद्रा दरअसल एक लीगल टेंडर होता है, और लीगल टेंडर यानी कि सरकार की ज़मानत होती है इसमें, इसीलिए इसमें सर्व मान्यता यानी कि सर्व स्वीकृति का गुण आ जाता है कि सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। वैसे कागज़ में ये गुण नहीं होता है उपयोगिता का। वहनीयता मुद्रा पदार्थ ऐसा हो जो ना बहुत वजन हो ना बहुत भारी हो, उसको लाना ले जाना हो आसान, टूटने वाला ना हो, मजबूत हो। लोहा, अनाज, पशु, कांच ये सब पहले मुद्रा के रूप में उपयोग में आते थे, लेकिन बाद में ये नहीं रह गए क्योंकि इनमें वहनीयता का अभाव था। डिवाइजिबिलिटी मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसको बिना किसी मूल्य हानि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता हो। इस दृष्टि से हीरा और मोती अच्छे पदार्थ नहीं रह जाते, क्योंकि इनके टुकड़े कर देने पे इनका मूल्य घट जाता है। टिकाऊपन और अक्षयशीलता मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो टिकाऊ हो, जो इतना आसानी से ख़राब होने वाला ना हो। ठीक है, ना तो इसे मध्य की भांति उड़ना चाहिए, ना ही मांस की भांति सड़ना चाहिए, लकड़ी की भांति गलना नहीं चाहिए, लोहे की भांति जंग नहीं लगना चाहिए। अब ये सारे लक्षण किस पदार्थ में होंगे तो ये आपको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है मूल्य की स्थिरता। मुद्रा पदार्थ वो होना चाहिए जिसमें मूल्य जो है वो स्थिर रहता हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसी वस्तु जिसके मूल्य लगातार घटते और बढ़ते रहते हैं तो वो मुद्रा पदार्थ के तौर पे आदर्श नहीं कहा जा सकता। सोने और चांदी के मूल्य जनरली इतना आसानी से नहीं घटते बढ़ते, इसीलिए सोने और चांदी को इस मामले में बेहतर मुद्रा पदार्थ माना जाता है। एक रूपता मुद्रा पदार्थ की विभिन्न इकाइयाँ समान होनी चाहिए, रंग रूप आकार इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पशु है, लोहा है, गेहूँ है, इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। सोने की क्वालिटी अलग अलग जनरली नहीं होती अगर वो अच्छा सोना है और शुद्ध सोना है। सर्वमान्यता जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सारे के सारे मुद्रा पदार्थ आदर्श कहे जाएंगे अगर वो पब्लिक के द्वारा स्वीकार किए जाने हों। ढलाऊपन तथा तरलता, आप ऐसा मुद्रा पदार्थ लें जिसे आसानी से गलाकर, पिघलाकर, पीट कर किसी खास आकार में ढाला जा सकता हो। पता लगे आप इतना नरम कि मोम आप ले आए तो मोम के सिक्के तो जाहिर सी बात है नहीं चलने वाले, और इतना आप इस्पात ले आए जिसको आपको काटना ही कठिन हो गया। तो अभी आप पढ़ रहे थे तो बार बार मैंने बोला कि स्वर्ण और चांदी इस रूप में अच्छे होते हैं, तो क्या एक सवाल आता है कि स्वर्ण और चांदी ये श्रेष्ठ मुद्रा पदार्थ हैं? तो ये बात सच है कि अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं आया है जो सोने और चांदी से बेहतर माना गया हो। तो स्वर्ण और चांदी सर्वव्यापी मुद्रा है इसीलिए क्योंकि किसी प्रथा या कानून के आश्रय की इन्हें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी इससे परिचित हैं और स्वर्ण और चांदी का कहीं किसी भी देश में चले जाइए उपयोगिता रहती है। वज़न की दृष्टि से ये बहुत वज़न नहीं होता, तो इसको लाना ले जाना आसान है। विभाजकता, इसको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ये सोना और चांदी ये मतलब चमड़ा या लोहा या स्टील इनसे कहीं गुना ज़्यादा दिनों तक चल सकते हैं। इनके मूल्य में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते। ये एक रूपता का गुण, रंग रूप, वजन, आकार की दृष्टि से इस धातु में एक रूपता पाई जाती है और ये धातु में मूल्यवान होती हैं। इसी कारण से सभी लोग इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली, आपको समझ में ये बात आ गई होगी। फिर एक बात और इसमें हमें पढ़नी है अभी कि स्वर्ण और चांदी में से अगर इन दोनों में बात करें तो कौन ज़्यादा अच्छा मुद्रा पदार्थ है। तो देखिए, स्वर्ण और चांदी दोनों ही अच्छे मुद्रा पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि स्वर्ण श्रेष्ठ धातु है। इसका कारण है कि ये अधिक मूल्यवान है, मूल्य में इसमें परिवर्तन कम होते हैं चांदी की अपेक्षा। ये अधिक उपयोगी है, अधिक आकर्षक है और इसकी आयु जो है वो चांदी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। क्या धातु मुद्रा पत्र मुद्रा से श्रेष्ठ है? अगर हाँ तो किन आधार पे?
तो आधार में पहला आता है कि बहुमूल्य धातुओं की दुर्लभता। जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं वो दुर्लभ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि धातु मुद्रा पर पत्र मुद्रा की श्रेष्ठ था, यानी कि पत्र मुद्रा धातु मुद्रा से श्रेष्ठ है। देखिए, जाहिर सी बात है कि विकास की जब यात्रा पर हम निकलते हैं तो जो चीज़ बेहतर होती है वही इस्तेमाल में रह जाती हैं, बाकी चीज़ें हट जाती हैं। जैसे आज हम स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं और घरों से जो टेलीफ़ोन जो BSNL के हुआ करते थे वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि टेलीफ़ोन बात करने के लिए निश्चित रूप से बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसी तरह से पत्र मुद्रा अब चलन में है। धातु मुद्रा, सोने चांदी के सिक्के अब चलन में नहीं है ना, तो बहुमूल्य धातुओं की दुर्लभता है, इसी वजह से पत्र मुद्रा बेहतर मुद्रा मानी जाती है। लोचदार पूर्ति अगर हम बात करें, जो पत्र मुद्रा है आप जितनी चाहें उतनी मात्रा में छाप सकते हैं। सोना या चांदी उतनी मात्रा में नहीं छापा जा सकता। सोने और चांदी के सिक्कों की अपेक्षा पत्र मुद्रा का निर्गमन काफ़ी सस्ता है। पत्र मुद्रा की मात्रा में आप आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर सकते हैं और सोने और चांदी के सिक्कों की अपेक्षा पत्र मुद्रा को लाना ले जाना भी बहुत आसान है। तो फ़िलहाल आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आपको इन्हीं से रिलेटेड आपको आज का अपना होमवर्क करना है। एक प्रश्न रहेगा कि धातु मुद्रा पर पत्र मुद्रा की श्रेष्ठता को स्पष्ट कीजिए। उससे पहले रहेगा स्वर्ण तथा चांदी में कौन सा उत्तम मुद्रा पदार्थ है। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न होंगे वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, उन्हें भी आप सुन लें। क्या स्वर्ण और चांदी श्रेष्ठ मुद्रा पदार्थ हैं, ये अलग से एक प्रश्न बनेगा, इसको भी आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो एक और प्रश्न लिखना है वो ये कि आदर्श मुद्रा पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। तो इसमें 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकता है। ये 9 पॉइंट आपको लिखने होंगे, थोड़ा सा संक्षेप में लिख सकते हैं। सिक्कों का निकृष्टीकरण जो है उसका क्या अर्थ है, उसके क्या कारण हैं और कौन कौन से ढंग हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सिक्कों के निकृष्टीकरण का क्या अर्थ है, इसके कारण और इसके ढंगों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और इसके बाद में आप पीछे तक यहाँ तक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क इतना ही फ़िलहाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।